हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे थ्रॉन ऑफ ब्लड की, जो कि एक और अडेप्टेशन है मैकबेथ का। लास्ट वीडियो में हमने मकबूल के बारे में पढ़ा था और फर्स्ट वीडियो जो इसी सीरीज के अंडर हमने किया है उसमें हमने थियोरी ऑफ अडेप्टेशंस के साथ साथ मैकबेथ के बारे में भी जाना था। लिटरेचर एंड सिनेमा इस सब्जेक्ट में सिर्फ फिल्म अडेप्टेशंस ही नहीं है बल्कि कुछ फिल्म थियरीज भी हैं। ये तीन मेजर थियरीज हैं, जेम्स मनेको की एंड द मेल गेज बाय लॉरा मल्वे और वॉल्टर बेंजामिन की थियरी द वर्क ऑफ आर्ट। ये तीनों थियरीज आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएंगी अंडर दिस सब्जेक्ट, अंडर दिस हेडिंग लिटरेचर एंड सिनेमा। ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। इस लिंक की हेल्प से आप लोग अपनी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और इन तीन वीडियोस के बाद आज ये मैकबेथ का वीडियो भी ऐड हो जाएगा। मैकबेथ के वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। एक में हम मैकबेथ को समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मकबूल को समझेंगे और उसके बाद के पार्ट में हम थ्रॉन ऑफ ब्लड को समझेंगे। ये है आपका लिटरेचर एंड सिनेमा का पूरा सिलेबस, जिसमें से कि यूनिट 2 आज कंप्लीट होने जा रहा है। मैकबेथ हम कर चुके हैं, मकबूल कर चुके हैं, थ्रॉन ऑफ ब्लड आज हम करेंगे। लॉरा मॉल्वे का विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव मैं आपको करवा चुकी हूँ वीडियो फॉर्म में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जेम्स मोनेको भी मैं आपको करवा चुकी हूँ और वॉल्टर बेंजामिन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। स्लोली एंड स्टेडली वी विल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स मॉडर्न टाइम्स एंड दीज टू रिमेनिंग टॉपिक्स। तो आजकल हम करें सिनेमैटिक एडेप्टेशंस ऑफ मैकबेथ, जिस अंडर द सेम सीरीज वी आर गोइंग फॉर थ्रॉन ऑफ ब्लड टुडे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मकबूल के बारे में। आप अपने आंसर की शुरुआत इन लाइन से कर सकते हैं कि दोनों लिटरेचर और सिनेमा दोनों बहुत ही कनेक्टेड हैं, लेकिन कनेक्टेड होते हुए भी दोनों की अप्रोच और मैनर काफी यूनिक है। थ्रॉन ऑफ ब्लड भी अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, मकबूल तो जरूर देखिए। मकबूल इज अ वंडरफुल मूवी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज। थ्रॉन ऑफ ब्लड की बात करते हैं वापस। Throne of Blood opens on a very serious somber note. A desolate landscape, एक लैंडस्केप है बिल्कुल आइसोलेटेड, वीरान सुनसान सा, कवर्ड विद फॉग एंड साइलेंस। कोई म्यूजिक नहीं, कोई हाउलिंग साउंड नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस है और कोरस की चैंटिंग हमें सुनाई देती है। ये है हमारी चैंटिंग, और जो भी ये लाइन्स हैं इनको आप रिलेट करिएगा मैकबेथ की स्टोरी से। A proud castle stood in this desolate place, its destiny wedded to a mortal's lust for power. Here lived a warrior strong, yet weakened by a woman driven to add his tribute to the throne of blood. The devil's path will always lead to doom. तो ये चैंटिंग है जो कि फेट दिखाती है मैकबेथ का कि किस तरीके से डिजायर फॉर पावर उनके अंदर था और एक फीमेल के इंस्टिगेट करने पर उन्होंने कुछ ऐसे काम किए which took him towards doom. The mysterious chanting along with the ominous and gloomy music sets the stage for the eerie kind of atmosphere. बिल्कुल डरावना सा माहौल हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ खतरनाक कैटास्ट्रॉफिक होने वाला है। The unnerving mood is further supplemented by the presence of fog. Fog भी दिखा दिया ऊपर से, और सीन बाय सीन ऐसी फीलिंग दिखा दी जाती है हमें जिसमें कि we keep on having certain doubts and vagueness. मकबूल में भी मैंने पहले आपको कैरेक्टर समझाए थे और यहाँ पर भी हम कैरेक्टर्स की ही बात करेंगे। यहाँ मैं एक्टर्स के नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वी आर नॉट, इंडियंस आर नॉट मच एक्वेंटेड विद जापानीज एक्टर्स। वाशिजू मैकबेथ, आसाजी उन्हीं की वाइफ लेडी मैकबेथ, योशियाकी मिकी, बैंको सिर्फ मिकी कहकर एड्रेस करेंगे हम, एंड योशितेरू मिकी सन, कुनिहारू सुजुकी, डंकन सुजुकी कहकर एड्रेस करेंगे हम, कुनिमारू सुजुकी सन जो कि मैल्कम का रोल प्ले कर रहे हैं, नोरिएसु मैकडफ। मैकडफ का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लाइक मैकबेथ प्ले, एंड फॉरेस्ट की स्पिरिट का रोल, फॉरेस्ट की स्पिरिट ने रोल प्ले किया है विचेस का। इन कैरेक्टर्स को हम साइड बाय साइड देखते रहेंगे क्योंकि जापानीज नेम है, इतने ज़्यादा याद नहीं रहते, हम एसोसिएट नहीं कर पाते। जैसे ही आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो आप इस टेबल पर देख लीजिए। रिटर्निंग टू देयर लॉर्ड्स कासल, सैमुराई वॉरियर्स, यहाँ पर सैमुराई वॉरियर्स को यूज़ किया गया एज पर जापानीज कल्चर
वाशीजू एंड मिकी। तो वाशीजू और मिकी कैरेक्टर्स कौन से हैं? मैकबेथ और बेंको के। दे आर इंटरसेप्टेड बाय अ स्पिरिट हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर। तो वापस आ रहे हैं अपने कैसल की तरफ और एक स्पिरिट उनको रोक लेती है और कुछ प्रिडिक्ट करना चाहती हैं। When the first part of the spirit's prophecy comes true, Washizu's scheming wife Asaji presses him to speed up the rest of the spirit's prophecy by murdering his lord and usurping his palace. राइट तो बिल्कुल वही होता है। स्पिरिट परसुएड करती है कि तुम्हारा बहुत ही जल्दी प्रमोशन होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू बी द न्यू लॉर्ड। यहाँ पर लॉर्ड वर्ड यूज किया जाता है। तो घर आते हैं, अपनी वाइफ को बताते हैं, फर्स्ट प्रमोशन की प्रिडिक्शन सही हो गई होती है और उसके बाद वाइफ प्रोवोक करती है कि यू शुड किल द करेंट लॉर्ड और उसकी जगह अब तुम्हें ले लेनी चाहिए। Just like Maqbool, this is also considered one of the best film adaptations of the play और काफी praise मिला है इस मूवी को भी। बहुत सी noticeable differences भी हैं और बहुत सारी similarities भी हैं। Many noticeable differences in the play and movie which make the plot different from one another. Macbeth और Throne of Blood स्टोरी सेम है, बेसिक प्लॉट सेम है, सेटिंग बिल्कुल डिफरेंट है। In Macbeth, the setting is Scotland and sometimes England, whereas in Throne of Blood, it is set in the contemporary feudal Japan period. In the original play, the first scene ends with the well-known lines by the witches, "Fair is foul and foul is fair, hover through the fog and fill the air." ये शायद आप सबने बहुत बार सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो। ये लाइंस क्या डिपिक्ट करती हैं? द लाइंस डिपिक्ट ऑब्सक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी while simultaneously cautioning the spectator against relying on their perceptions कि बहुत ही डाउट से भरी पड़ी है ये दुनिया। Fill the air is suggestive of the prevalent corruption and also of the events to follow. हवा में कुछ गंदगी है, मतलब कि आसपास कुछ करप्शन फैला है। Despite the changes made by Kurosawa in the film adaptation, he uses the lines from the play and creates a visual translation, the deft use of sound and image in the opening scene. मैंने आपको बताया था कि opening scene में बिल्कुल fog और silence दिखाया गया है। तो जो ये lines हैं, इनको physically represent कर दिया है अकीरा कुरोसावा ने in Throne of Blood. हर कल्चर एक दूसरे से अलग होता है, उसी तरीके से जापानीज कल्चर भी बिल्कुल अलग है स्कॉटिश कल्चर से। ऑफ कोर्स टाइम का भी तो इतना डिफरेंस आ चुका है, लगभग मोर देन 300 ईयर्स जब तक कि ये प्ले लिखा गया होगा और इस प्ले को अकीरा कुरोसावा की मूवी में परफॉर्म किया गया होगा। Japanese culture is way different than Scottish culture. Macbeth, instead of being a Scottish soldier as William Shakespeare wrote it, he was portrayed as a samurai, जो कि जापान में पॉपुलर है कल्चर। samurai बनाया गया उन्हें with the name of Washizu. नाम आपको याद रखने हैं, थोड़े से टफ नाम हो सकते हैं हम लोगों के लिए। In the Japanese culture, samurais are seen as noble warriors, praised and recognized by people. In Throne of Blood, Asaji tells Washizu she is pregnant और कन्विंस करती है वशीजू को मर्डर करने के लिए, टू मर्डर मिकी जो कि बेंको है। लेकिन रियल प्ले में लेडी मैकबेथ का कोई रोल नहीं था इन दी मर्डर ऑफ बेंको। सो शी परसुएट्स कि मार दिया जाए मिकी और उनके बेटे को, सो दैट असाजी एंड वशीजू सन गेट्स द थ्रोन एंड नॉट मिकी सन एज द प्रोफेसी टेल्स। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये फ्रॉम व्हाट हैपेंस इन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, बिकॉज इन द स्टोरी लेडी मैकबेथ does not say she is pregnant. In fact, Lady Macbeth has nothing to do with the murder of Banquo. She is not aware of it. Macbeth sees Banquo and his son as a threat and does not even tell his wife Lady Macbeth about it, और सिर्फ assassins को भेज दिया जाता है उन दोनों को मारने के लिए। यहाँ पर लेडी मैकबेथ यानी कि असाजी ही परसुएट करती हैं मिकी और मिकी के बेटे को मारने के लिए। और भी कुछ लिबर्टीज ली गई हैं इन द स्टोरी ऑफ थ्रोन ऑफ ब्लड। वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इज द रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग नोरियासु जिन्होंने की मैकडफ का रोल प्ले किया है। मैकडफ का रोल मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर। नोरियासु और वशीजू के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे।
In order to take revenge for the murder of his wife and son, Macduff kills Macbeth at the end of the play in the original play. No such reference is made in the film, and Noriyasu's role is far less significant as compared to Macduff's. सुजुकी के मर्डर के बाद सुजुकी जो कि अब्बा जी हैं हमारे, या आप कह सकते हैं कि हमारी मैकबेथ के किंग डंकन सुजुकी के मर्डर के बाद, आफ्टर सुजुकी's मर्डर, नोरियासु along with कुनीमारू, डंकन के सन मैल्कम कुनीमारू, flees and appears only later when they march against Washizu towards Cobweb Castle. यहाँ पर तो हमारे मेन प्ले में, फर्स्ट प्ले मैकबेथ में, नोरियासु यानी कि मैकडफ का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग रहा था और उन्होंने ही परसुएड किया था मैल्कम को टू रेज एन आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ. लेकिन मैकडफ का रोल यानी कि नोरियासु का रोल थ्रोन ऑफ ब्लड में थोड़ा वीक है. ही ऑल्सो फ्लेड अलॉन्ग विद द मैल्कम कैरेक्टर, दैट इज कुनीमारू, सुजुकी's सन. वशीजू की डेथ का सीन बहुत रिमार्केबल है. Unlike the original play where Macbeth dies off stage, हमें दिखाया जाता है कि मैकडफ जाकर मैकबेथ को मारा है और उनका सिर लेकर बाहर आए. लेकिन यहाँ पर मैकबेथ डज नॉट डाई ऑफ स्टेज. थ्रोन ऑफ ब्लड शोज वशीजू betrayed by his own army in a similar fashion as he betrayed सुजुकी. जैसे वशीजू ने अपने लॉर्ड सुजुकी को बीट्रे किया, यानी कि डंकन को बीट्रे किया, उसी तरीके से मैकबेथ की यानी कि वशीजू की पूरी आर्मी उन्हें बीट्रे कर देती है और पूरी आर्मी मैकबेथ कैरेक्टर यानी कि वशीजू कैरेक्टर का मर्डर करती है. अकीरा कुरोसावा जी ने सबसे बेस्ट पार्ट को थोड़ा चेंज कर दिया, दैट इज द किलिंग ऑफ मैकबेथ. This fearless tempering with the original play makes Throne of Blood an intense watch. अपने ही तरीके का है ये एक change. Even 6 decades after its release, it is one of the most prominent movies made upon the very popular play of Shakespeare, Macbeth. I hope अब आप अपने एग्जाम्स में Throne of Blood के बारे में भी लिख पाएंगे. Once more, please have a look at your syllabus. James Maneko, Language of Films, we have covered in video lecture. Walt Benjamin, we have covered. Modern Times is yet to be completed. William Shakespeare, Macbeth, Makbul, Throne of Blood. ये तीनों पार्ट्स मैंने आपको रिसेंटली कवर करवाए हैं. आज हमने Throne of Blood किया है. लॉरा मल्वे, विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लीज कवर करिए मेरे वीडियोस में से. टॉपिक नंबर 8 और 9 के लिए हम जल्दी ही जाएंगे. इस वीडियो की हेल्प से अच्छे से परफॉर्म करिए अपने एग्जाम में. वीडियो को 2 से 3 बार देखिए. अगर वीडियो देखते देखते साथ में आप हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हैं तो दैट विल रियली बी वेरी गुड फॉर यू. आपको सभी फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. और एग्जाम से पहले मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और एग्जाम के बाद मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई अपने आंसर्स लिखने में. अ ग्रेट गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन.